हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि वर्मा और हम क्लास 12 की क्या पढ़ रहे थे? सेकेंड चैप्टर। ओके, सॉल्यूशन था हमारा और सॉल्यूशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन कवर कर लिया, मतलब सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी कर लिए, उसमें न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कर ली हैं और आज हमारा 5th लेक्चर है। ओके, और आज हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्यूशन पढ़ा है, सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है, 2 और मोर कंपोनेंट्स का। कैसा मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? सब क्लियर है? क्लियर होगा, आई थिंक होना चाहिए। और सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो घुलने की क्षमता, उसी को तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं ना। डेफिनेशन देख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्युबिलिटी किसी एक सब्सटेंस बोले तो वो सब्सटेंस होगा हमारा सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना ज़्यादा सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में घुल सकता है एट स्पेसिफिक सॉल्वेंट इन अ डेफिनिट टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घूमता है, या फिर हम कहे जाएं सॉल्वेंट में, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स होकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट, मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घुल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, उसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिजॉल्विंग पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिजॉल्विंग कैपेसिटी। तो क्या डिजॉल्विंग कैपेसिटी, यानी कि सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिजॉल्विंग कैपेसिटी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्यूट में सॉल्वेंट की डिजॉल्विंग कैपेसिटी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, तो 100 ग्राम वाटर लिया, उसमें आपने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, मिक्स हो गया। ठीक है, इजिली मिक्स हो गया। 2 टीस्पून सॉल्ट डाला, मिक्स हो गया। 3 टीस्पून डाला, होगा मिक्स? नहीं, कुछ बैठ जाएंगे। 4 टीस्पून डाला, तब वो तो पूरा बैठ ही जाएगा। ठीक है, 5 टीस्पून जब डाला तब वो भी नीचे बैठ जाएगा। मतलब कि 2 टीस्पून के बाद उस ग्लास में, उस वाटर में वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट, और नमक क्या है? NaCl, सॉल्यूट, राइट। तो सॉल्ट, अगर हम मतलब हमारा क्या हो गया? 2 टीस्पून 1 ग्लास वाटर की मीन्स की 1 ग्लास सॉल्वेंट की। ठीक है, सॉल्यूट की कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हुई? 2 स्पून। अच्छे से समझो, 1 ग्लास वाटर लिया, ठीक है, उसमें हम स्पून क्या कर रहे हैं? सॉल्ट डाल रहे हैं। 1 ग्लास हमारा वाटर है, ये वाटर है, और इसमें हम NaCl डाल रहे हैं। ठीक है, 1 स्पून डाला, डिजॉल्व हो गया। 2 स्पून डाला, डिजॉल्व हो गया। 3rd स्पून डाला तो कुछ यहाँ पे बैठ जा रहे हैं। जब हमने 4th स्पून डाला तो कुछ और बैठ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि 1 ग्लास वाटर की कैपेसिटी सॉल्यूट की कितनी है? 1 ग्लास वाटर में डिजॉल्व होने की 2 स्पून। तो वही तो सॉल्युबिलिटी कह रहा है ना। सॉल्युबिलिटी क्या कहता है कि सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाए, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, वही होती है उसकी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। क्लियर? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल यहाँ तो लिखा हुआ है, जैसे द सॉल्युबिलिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब वाटर कितना लिया? 100 ग्राम वाटर लिया, उसमें क्या होगा? एक स्पेसिफिक कंडीशन में क्या हो जाएगा? 20 ग्राम ही शुगर डिजॉल्व होगा। से ज़्यादा आप शुगर डालोगे तो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। आपने घर में भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ठीक है, कर लेना। क्या होता है, नमक आप डालोगे ना तो एक क्या होता है? सीमित मात्रा होती है, वहीं तक वो डिजॉल्व होगा। उससे ज़्यादा अगर आप डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। क्लियर? और अब हमें जो सॉल्युबिलिटी पढ़नी है ना इस चैप्टर में, सॉल्युबिलिटी तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें 2 तरह की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। याद करो, मैंने सॉल्यूशन कितनी तरह का सिखाया था, कितनी तरह का सॉल्यूशन बताया था?
3 गैस एज अ सॉल्वेंट, जब हम गैस ले तो 3, एज अ सॉल्वेंट हम जब लिक्विड ले तो 3, एज अ सॉल्वेंट जब हम सॉलिड ले तो 3, मतलब कितना हुआ 9, यानी कि हमने सॉल्यूशन 9 तरह का पढ़ा था। पर यहाँ पे हमें केवल सॉलिबिलिटी में 2 तरह के पढ़ने हैं, एक सॉलिड इन लिक्विड और एक गैसेस इन लिक्विड। मीन्स लिक्विड में हम सॉलिड मिक्स करेंगे और लिक्विड में हम गैस मिक्स करेंगे। लिक्विड में सॉलिड मिक्स करना मीन्स NaCl मिक्स करो वाटर में, वाटर तो एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और हमारा पेट्रोल भी एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, टारपुलिन एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो इन सब में हम डिज़ोल्व करेंगे एक सॉलिड को घोलेंगे और एक बार लिक्विड में क्या करेंगे, लिक्विड में गैस को घोलेंगे। लिक्विड में गैस का एग्जाम्पल अगर आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा तो याद करो, जो हम लोग पीते हैं थम्स अप वगैरह, कोका कोला, राइट, तो उन सब में क्या होता है, उस सब में हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर कंप्रेस्ड करके, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लिक्विड में घुला रहता है, ठीक है। तभी आप उसको ढक्कन खोल दोगे ना तो गैस, जैसे कैन आता है ना, कैन में जूसेस आते हैं, तो आप उसको खोलेंगे ना तो बबल्स जैसा निकलता है, वो बबल्स वो गैसेस ही होते हैं जो लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं, क्लियर, वही बाहर निकलते हैं। तो एग्जाम्पल ये सॉलिड इन लिक्विड का तो आप हमेशा देखते होगे, और गैसेस इन लिक्विड भी क्लियर है। सॉलिबिलिटी अगेन क्या, सॉल्यूट अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का एग्जाम्पल, द सॉलिबिलिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन व्हाट 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम शुगर ही डिजॉल्व होगा, उससे ज़्यादा आप शुगर डालोगे डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और हमें इस चैप्टर में 2 ही तरह की सॉलिबिलिटी पढ़नी है, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैसेस इन लिक्विड। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, नोटेड। अब हम देखते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। पहली हमारी क्या थी, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में हम क्या करेंगे, सॉलिड्स को डिसॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने सॉलिबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा था, तो सॉलिबिलिटी का डेफिनेशन क्या था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है हमारा सॉलिड्स, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है हमारा लिक्विड। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड is called solubility of solid in liquid. For example, मैंने बताया था आपको कि NaCl dissolve in water, sugar dissolve in water, right? This is the example of the solubility of solids in liquid. तो डेफिनेशन बहुत इजी और मैंने एक दूसरे से अटैच करके लाए, क्या कि आपको याद करने में या फिर रटना ना पड़े, याद करने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल कि हमने सॉलिबिलिटी का डेफिनेशन देखा, ठीक है, सॉलिबिलिटी का मैंने डेफिनेशन देखा, उसी से रिलेटेड सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड का डेफिनेशन है, और उसी से रिलेटेड सॉलिबिलिटी ऑफ व्हाट, गैस इन लिक्विड, सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो सॉलिबिलिटी क्या था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है सॉलिड, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड व्हाट, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दैट्स क्लियर। कोई बड़ा डेफिनेशन या कुछ हार्ड चीज़ तो है नहीं, बहुत इजी चीज़ है। अब कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जिससे अब सॉलिबिलिटी, अगर हम शुगर डाल रहे हैं किसी वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर मान लीजिए हम लोग 25 ग्राम ऑफ शुगर डाल देंगे तो वो तो 5 ग्राम डिसॉल्व नहीं होगा, राइट, क्योंकि मैंने बताया कि 100 ग्राम में सपोज दैट 20 ग्राम ऑफ शुगर ही डिसॉल्व होता है। तो अगर हम 25 ग्राम शुगर डाल देंगे तो वो तो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वो जो शुगर है वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो कुछ कंडीशंस होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। मीन्स या तो उसको इंक्रीज, अफेक्ट कैसे करेंगे, या तो उसको इंक्रीज कर देंगे या तो इसकी सॉलिबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमारा क्या है, नेचर। उस सॉल्यूट, वो जो सॉल्वेंट, वो दोनों चीज़ जो हम डाल रहे हैं उनका नेचर क्या है, उनका नेचर क्या है, यही पता लगाता है। सबसे पहला फैक्टर वही हो गया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर हम वाटर में आपका NaCl डालें, ठीक है, तो वो इजीली मिक्स्ड हो जाता है। हाँ, कुछ सर्टेन कंडीशन तक बट मिक्स होता है, ठीक है। बट हम वाटर में नैप्थलीन छोड़ो, वाटर में ऑयल डाल देंगे, ठीक है, ऑयल डाल देंगे तो क्या वो मिक्स होगा? होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यही फैक्टर की वजह से, क्योंकि पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, NaCl हमारा पोलर है, राइट, पोलर है, और हमारा वाटर भी पोलर है। तो NaCl क्या होगा, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। अनदर एग्जाम्पल अगर हम ले तो नैप्थलीन जो हमारा होता है, नैप्थलीन की गोलियां होती है, राइट। तो जो नैप्थलीन होता है वो एक नॉन पोलर है। अगर हम उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व सॉरी होगा? नहीं होगा, ठीक है। मतलब नैप्थलीन को बेंजीन में डिसॉल्व करना होगा, क्योंकि बेंजीन भी क्या है, हमारा एक नॉन पोलर है। तो हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। नैप्थलीन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि नैप्थलीन हमारा नॉन पोलर है, लेकिन वाटर क्या है, वो एक पोलर है, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर उसी नैप्थलीन को हम बेंजीन में डिसॉल्व करें, जो कि बेंजीन भी हमारा क्या है, एक नॉन पोलर है, ठीक है, बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर है, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? लेकिन वही अगर हम NaCl को बेंजीन में मिक्स करें, क्योंकि हमारा NaCl क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, और उसे हम एक बेंजीन में जो कि एक नल पोलर है और मिक्स करेंगे तो क्या वो मिक्स होगा? नहीं, बिकॉज पोलर मॉलिक्यूल्स, सपोज डैट कि आप उसी से फ्रेंडशिप करोगे ना जो आपके जैसा हो, उसके साथ मिलना जुलना, आपके पड़ोसी, सपोज दैट आपके पड़ोसी है तो उन्हीं से आपको लगाव होता है ना, जो आपकी तरह सोच रखते हों, जिससे आपकी थिंकिंग मैच करती हो, राइट। तो वैसे ही होता है कि NaCl खुद को पोलर है, वो खुद पोलर है, तो उसको पोलर चीज़ें ही समझ में आएंगी ना, इसलिए वो वाटर पोलर है, इसलिए वो पोलर में डिसॉल्व होगा। लेकिन नॉन पोलर, अगर नैप्थलीन की बात करें तो वो क्या है, एक नॉन पोलर है, तो उसे नॉन पोलर चीज़ें ही पसंद आएगी ना, तो उन्हीं के साथ वो घुलना मुलना पसंद करेगा, इसलिए नैप्थलीन बेंजीन में डिसॉल्व होता है। अब हम एक NaCl और एक पोलर और नॉन पोलर को अगर आमने सामने रख देंगे तो लड़ाई ही होगी ना। दो तरह के सोचने वाली चीज़ों को अगर साथ में रख दिया जाए तो लड़ाई होगी। दैट मीन्स NaCl doesn't dissolve in benzene। ओके, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर हो गया कि किस तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर अफेक्ट करता है हमारी सॉलिबिलिटी को। अगर हम देखें, अगर पोलर पोलर डाला तो सॉलिबिलिटी क्या हुई, ठीक है, एक तरह से इंक्रीज हुई। लेकिन अगर हम लोग नॉन पोलर और पोलर को मिक्स करेंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉलिबिलिटी को अफेक्शन हुआ नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर से सॉलिबिलिटी अफेक्ट कर रही है, राइट। इज इट क्लियर? तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड देखते हैं, टेम्परेचर। फर्स्ट देख लिया सॉलिबिलिटी, क्या नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी को, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब टेम्परेचर के बारे में हम लोग समझ रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होगा कि टेम्परेचर के हिसाब से तीन तरह के होते हैं, लाइक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड आइसोथर्मल। आइसोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे एंडोथर्मिक है तो एंडो मीन्स क्या होता है, एंडो मीन्स आना, ठीक है, अंदर, और थर्म मीन्स हीट, यानी कि वैसा रिएक्शन, वैसा सॉल्यूशन या वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट
एब्सॉर्ब हो, ठीक है, हीट क्या हो, एब्सॉर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखूं, देखो NH4Cl, ठीक है, को वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना तो हीट क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है। ओके, हीट क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन अगर वो इंडोथर्मिक है, अगर वो क्या है, वो इंडोथर्मिक है, वो रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक है, और तो अगर हम उस रिएक्शन का या उस सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उसे हीट करेंगे या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, राइट, उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर और वाटर का मैंने एग्जाम्पल दिया था। अगर वाटर में शुगर को डालें और वो सपोज बताए 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 ग्राम ऑफ शुगर ही डिसॉल्व होगा, लेकिन अगर हमने उसमें 30 ग्राम ऑफ शुगर डाल दिया तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर है, अगर हम उस सॉल्यूशन को क्या करें, हीट कर दें, अगर उस सॉल्यूशन को हम हीट कर देंगे तो क्या होगा, वो शुगर भी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सो टेम्परेचर कैन इंक्रीज, व्हाट, टेम्परेचर कैन इंक्रीज क्या, सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी, ओके, टेम्परेचर कैन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी if the solution is endothermic. If the solution is endothermic, then solubility increases with rise in temperature. Clear? नेक्स्ट है अगर हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक? एक्सो मीन्स होता है बाहर निकलना, ठीक है, हीट क्या होगा, सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा, और थर्म मीन्स हीट, मतलब हीट क्या होगा, उस रिएक्शन या सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप चूना लाते हो ना, चूना, उसको वाटर में अगर डालते हो तो देखते हो उसमें से हीट निकलती है, ठीक है, वाटर गर्म हो जाता है, उससे हीट निकलती है ना, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, राइट, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन हो गया। और चूना तो वाटर में डिसॉल्व होता ही है क्योंकि दोनों पोलर है। तो इसका एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्लियर हो गया। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स हीट का बाहर निकलना। जिस रिएक्शन में, जिस सॉल्यूशन में हीट बाहर निकलेगा उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। अब किसी प्रोसेस के सॉल्यूशन में अगर वो एक्सोथर्मिक है और अगर हम उसके टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक है लेकिन टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल CaOH2 को वाटर में अगर हम डिसॉल्व करेंगे, वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं, बेंजीन भी एक सॉल्वेंट था अगर नॉन पोलर उससे मिले, लेकिन वाटर सबसे अच्छा होता है। तो वाटर में अगर हम CaOH2 को घोलेंगे तो वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा, और अगर उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एक आइसोथर्मल होता है, मीन्स आइसोथर्मिक मीन्स कि ना ही उसकी जब हम उस रिएक्शन होगा, जब वो सॉल्यूशन होगा तो ना ही उसमें से हीट बाहर निकलेगा, ना ही उसमें हीट एब्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, उस तरह के सॉल्यूशन को आइसोथर्मिक। और जब हीट ना ही उसकी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना ही उसका टेम्परेचर घट रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी में कोई अफेक्शन होगा नहीं। तो आइसोथर्मिक सॉल्यूशन में कोई अफेक्ट नहीं करता टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है क्या? क्या कभी नमक को पानी में घोला है तो ग्लास गर्म हो गया? नहीं हुआ। क्या ठंडा हो गया? नहीं हुआ, ठीक है। तो क्योंकि वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो एक आइसोथर्मल है और उसमें क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं करेगी। द लास्ट वन इज प्रेशर। इसे पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, क्योंकि प्रेशर तो अफेक्ट करता है, सॉलिबिलिटी को प्रेशर अफेक्ट करता है, पर सॉलिड्स इन लिक्विड में नहीं करता।
क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं और जो लिक्विड होते हैं ना वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसमें प्रेशर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। गैसेस कॉम्प्रेसिबल होती है, राइट, पर सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, तो प्रेशर का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, इसलिए नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड्स इन लिक्विड के चारों फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अगर टेम्परेचर समझ नहीं आया तो आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने सॉलिड्स लिया, आपको पता है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। आप देखो कि सॉलिड्स होते हैं, अगर आप बार बार नमक और वाटर का ही एग्जाम्पल है, बट ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलो शुगर डाला, तो शुगर को आप पता है डाल देते हो तो उसे घोलते हो, कोई भी सॉल्यूशन होता है उसे हम घोलते हैं, राइट, उसको चम्मच से या फिर किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ से उसको घोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है ना वो भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सरफेस एरिया बड़ा होगा तो जल्दी से आएंगे और एक एक मॉलिक्यूल ले जाएंगे, ठीक है, और वही आपका सरफेस एरिया छोटा होता है तो यहाँ से ही आपके आयंस बाहर निकल पाएंगे। क्या वो यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं, उसके लिए आपको ऊपर लेयर ख़त्म करना पड़ेगा, फिर वो यहाँ पहुँचेंगे, फिर अपर लेयर ख़त्म होगा। तो ऐसे क्या होता है, डिज़ोल्व में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम सपोज चीनी डालें और उसको क्या करते हैं, घोल देते हैं, तो चीनी का एक एक दाना ना ऐसे ऐसे पूरा सॉल्यूशन में, उस ग्लास में, मैं बना करके ही दिखा देती हूँ आपको, वेट अ सेकेंड। जैसे हमारा ये ग्लास है, ठीक है, ये कंटेनर है, कंटेनर, ग्लास कंटेनर एक ही बात हुई ना, कंटेनर जो कंटेन करता है, तो ये हमारा कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है, और इसमें हमने शुगर डाल दिया। तो शुगर डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आकर के शुगर बैठ जाएगा, ठीक है, ऐसे लेयर बनाया, क्योंकि आप 20 ग्राम डालो या 10 ग्राम डालो वो पहले बैठेगा ही, ऐसा नहीं है डालते के साथ घुल गया, नहीं, वो पहले बैठ गया। अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ये ऊपर वाले को लेकर के जाएंगे, ठीक है, ऊपर वाले को अपने साथ लेकर के जाएंगे, तो एकक उठा रहे, ये एकक उठा रहे, तो पहले इस वाले लेयर को उठाएंगे, फिर इस वाले लेयर को उठाएंगे, फिर इस वाले लेयर को उठाएंगे, तो टाइम लगेगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐसे डिक्रीज हो जाएगी, हाँ, सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको घोल दो, ठीक है, इसी शुगर को इसी कंटेनर में एक चम्मच लो, ठीक है, और उसे क्या करो, घोल दो, तो चीनी तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ना पूरा में, और जैसे ही चीनी यहाँ से उठा वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे और डिसॉल्व कर लेंगे खुद में, ठीक है, इसको तोड़ देंगे, चीनी को आयंस में तोड़ देंगे और डिसॉल्व कर लेंगे, क्लियर। इसलिए सरफेस एरिया, इसलिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को, किसी भी चीज़ को घोलने के लिए उसे मिक्स करते हैं। मिक्स क्यों करते हैं, क्लियर हो गया, क्यों मिक्स करते हैं, ठीक है, उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, एक ही कारण है, उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं, मीन्स उसको मिक्स करते हैं। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो समझना इंपॉर्टेंट था। जनरल क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं दिमाग में जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि सॉल्यूशन हम नॉर्मल चीज़ों में भी देखा करते हैं ना घर में, तो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ होगा, सो मैंने क्लियर कर दिया। और ये सारे फैक्टर्स थे, ये तो क्लियर हो गए, तो नोट कर लीजिए। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्लियर। अब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखते हैं, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी का क्या डेफिनेशन था, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉलिड इन लिक्विड में सॉल्यूट क्या था, सॉल्यूट क्या था, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड, और इसमें सॉल्यूट क्या है, गैस है ना हमारा सॉल्यूट, ठीक है, गैस हमारा सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन होगा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड।
ठीक है, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड विच इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर? डेफिनेशन तो कुछ बहुत इजी डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है। बोलो, आप मेरे साथ बोलो, आपको याद हो जाएगी। देखो क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब जैसे सॉलिड और लिक्विड के सॉल्युबिलिटी में कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सेम फैक्टर्स, क्योंकि है तो सॉल्युबिलिटी, राइट, तो सेम फैक्टर्स इस पे भी अफेक्ट करेंगे, बट इसमें ये अलग तरीके से अफेक्ट करेंगे। किस तरह से अलग तरीके से अफेक्ट करेंगे वो देखते हैं। जैसे पहला है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसमें क्या था, उसमें भी नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिपेंड करता था, बिकॉज पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर्स डिजॉल्व इन नॉन पोलर्स। तो इसका एग्जाम्पल सेम होगा ये, इसका एग्जाम्पल लाइक NH3 गैस, वाटर, अमोनिया गैस इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारा गैस है और ये वाटर क्या लिक्विड है, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा इसमें। तो सॉलिड और सॉल्वेंट भी अफेक्ट करते हैं, किस तरह वो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। अब ये सॉलिड लिक्विड नहीं है, ये क्या है, ये गैस लिक्विड है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर अलग तरह से अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो क्या होता था, अगर एंडोथर्मिक हो तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, और अगर एक्सोथर्मिक हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें लोअर टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को फेवर करेगा, यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगेन, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? अब इसमें हम लोगों ने गैसेस डिजॉल्व किए। ये हमारा एक कंटेनर है और ये हमारा वाटर है, और इसमें हमने गैसेस डिजॉल्व किए हैं। ठीक है, तो क्लोज ही होगा ना, क्योंकि गैसेस तो एस्केप कर जाएंगे, तो क्लोज होगा। तो यहाँ पे गैसेस मौजूद है, मान लो कि गैसेस इसमें घुले हुए भी हैं। अब आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो ये क्या करेंगे, भागेंगे, रेंडमली मूव करेंगे, कहीं पे भी मूव करेंगे, और ये इस लिक्विड में रहेंगे क्या, नहीं, ये ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर कंटेनर खुला रहा तो ये स्केप भी कर सकते हैं, हाँ, ये स्केप भी कर जाएंगे। तो गैसेस को टेम्परेचर बढ़ाने पे वो गैसेस क्या करती हैं, स्केप करती हैं। आप वाटर को बॉयल करते हो तो उससे भाप निकलती है ना, गैसेस क्या हो रही है, स्केप हो रही है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को कम रखोगे, टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या होगी, ये लिक्विड में डिजॉल्व ही रहेगी। ठीक है, लिक्विड में घुल जाएगी, लिक्विड में ज़्यादा घुलेगी, बिकॉज अगर आप टेम्परेचर कम करोगे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ये ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, और जब ये ज़्यादा मूव नहीं करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे, और जब ये स्थिर हो जाएंगे तो ये लिक्विड में इजीली डिजॉल्व होंगे। क्लियर? ये क्लियर हो गया? ठीक है, कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ये चीज़ ही क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। ये क्लियर हो गया ना, राइट? देखो मैंने यही तो लिखा है, बिकॉज हायर टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस एंड गैसेस स्टार्ट स्केपिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, सो दैट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। बट इन केस ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर को समझने के लिए उसमें तो प्रेशर अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल, पर गैसेस तो कॉम्प्रेसिबल और हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं ना, तो प्रेशर तो अफेक्ट करेगा। अब उसके लिए हमें हेनरी लॉ पढ़ना पड़ेगा। अब ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है P = KH × X। अब ये क्या है, हेनरी लॉ क्या होता है, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी, पर मैं इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, आप उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आज आपके लिए आप इतना ही डाइजेस्ट करो, और इस प्रेशर को रहने दो। इस प्रेशर को मैं नेक्स्ट वीडियो में हेनरीज लॉ के साथ
क्लियर कराऊंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। सॉल्युबिलिटी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है, लेकिन सॉल्यूशन अभी चैप्टर बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें, इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं। और हेनरीज लॉ तो बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, सीरियसली बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर। मतलब केमिस्ट्री तो ऐसे भी मज़ेदार चीज़ें होती है, तो हेनरीज लॉ पढ़ने में सीरियसली ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा। तो उसके लिए रेडी हो जाओ, और आज के लिए बस इतना ही करो। टेलीग्राम में PDF चला जाएगा, PDF वहाँ से लोड कर लेना और अच्छे से स्टडी एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू।